अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मैंने कल प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 किया था, 3 किया था, 4 किया था ना। चले 5 पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ लें। वालेकुम अस्सलाम। जो आसान हो यार, जो आसानी से बन जाए वो दे दो। 36 कल मैंने बात की थी कि अगर एक एसिड जो सीजीयू का हिस्सा है और उस एसिड पे सेपरेटली पूरा I36 लग सकता है तो पहले उस पे I36 लगाएं, फिर सीजीयू का नंबर आएगा। कल सवाल में वो एक सॉफ्टवेयर था, तो अब इधर एक प्लांट मशीनरी है जो बिल्कुल ही फारे हो गया और इसको हमने कितने का बेच देना है 120 का, 90 का। It has been assessed as beyond repairs. It will be disposed of shortly. बिल्कुल फारे हो गए, बहुत severely damaged as a result of recent short circuit। और अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि इन्होंने लाहौर ले जाओ। तो अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको फेंकना ही है बस। रिकवरेबल अमाउंट 0, बस राइट ऑफ करना है। अच्छा, इस सवाल में अगर किसी रिपीटर ना बोलना, फर्स्ट टाइमर, इस सवाल में कोई अजीब बात लग रही है जो कल तक नहीं थी। रिपीटर नहीं प्लीज है, रिपीटर नहीं बोलना। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री एसिड नहीं होता क्या? क्वालिफाइंग I36 इन्वेंट्री पे लगता नहीं है, तो फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अच्छा, आप ना एक पॉइंट पढ़िए, पेज 7, पेज 6 पे आए, पेज 6। ये जो पेज 6 के मिड ऑनवर्ड्स रिकवरेबल अमाउंट वाली बात थी, इसमें से मैंने आपको अभी तक मेरा ख्याल है सिर्फ पॉइंट 1 ही कहा था पढ़ने को, है ना। चलें इसका पॉइंट 4 समझाता हूँ, पहले फिर पढ़िएगा, पहले समझ लें। एक फैक्ट्री पूरी अगर सीजीयू है, पूरी फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होगी? पूरी फैक्ट्री की। अच्छा, फैक्ट्री की कैरिंग अमाउंट क्या होगी? फैक्ट्री की कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? फैक्ट्री नाम का कोई हमारी बुक्स में अकाउंट आ रहा होगा, तो फिर इस सीजीयू में जितने एसेट्स हैं उन सबकी कैरिंग अमाउंट ऐड करेंगे तो फैक्ट्री की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। फैक्ट्री की वैल्यू यूज कैसे निकलेगी? जितने एसेट्स हैं उनकी वैल्यू यूज को ऐड कर लें तो फैक्ट्री की वैल्यू यूज बन जाएगी। नहीं, क्यों? अगर हर एसेट कैश फ्लो जनरेट करता तो सीजीयू की जरूरत नहीं थी। तो फैक्ट्री पूरी की वैल्यू यूज कैसे निकलेगी? पूरी फैक्ट्री के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करके। अच्छा, फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे निकलेगी? मैं सवाल दोहराता हूं, फैक्ट्री सीजीयू है, फैक्ट्री की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ऐड करके। फैक्ट्री की वैल्यू यूज कैसे निकलेगी? सबकी वैल्यू यूज ऐड करके। नहीं, फैक्ट्री के कैश फ्लो जैसे कल किए थे। फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे निकलेगी?
एक ये हल हो सकता है कि फैक्ट्री के जितने एसेट्स हैं उन सब की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऐड कर दें, लेकिन लॉजिकली ये इतना अच्छा हल नहीं है। लॉजिकली जब हम पूरी फैक्ट्री को सीजीयू कह रहे हैं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होनी चाहिए कि अगर चलती हुई फैक्ट्री किसी को बेचें तो उसका क्या रेट लगेगा। अच्छा, अगर हमने फैक्ट्री किसी को बेचनी है तो चलती हुई फैक्ट्री बेचनी है तो जो हमसे खरीदेगा वो हो सकता है कि मैं फैक्ट्री इतने में खरीदने को तैयार हूं, फैक्ट्री के अंदर जो कुछ है वो मेरा, बंदे छोड़ के बंदे बाहर निकाल लेना, जो कुछ है वो मेरा। तो वो जो हमें फैक्ट्री का रेट दे रहा है वो उसके अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री समेत दे रहा है। अगर कोई हमसे चलती हुई फैक्ट्री खरीदने को तैयार है ऑफर लेने को, और वो जो हमें रेट दे रहा है तो वो चलती हुई फैक्ट्री का रेट दे रहा है, तो इन्वेंट्री समेत या इन्वेंट्री के बगैर? इन्वेंट्री समेत। तो अगर फैक्ट्री सीजीयू है और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लग ही इस शक्ल में सकती है, इसके सारे एसेट्स इंडिविजुअली नहीं बिक सकते, पूरी फैक्ट्री बिक सकती है, तो उसका जो भी रेट लगा रहा है वो कहता है मैं इन्वेंट्री समेत खरीदूंगा तो इतने पैसे। तो इस फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में इन्वेंट्री के पैसे भी शामिल होंगे ना। और समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर इसकी वैल्यू इन यूज कम है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा है तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हुई? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब जब इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो इन्वेंट्री पे I36 लगता है नहीं, तो जब हम इस पे I36 लगाने लगेंगे तो इन्वेंट्री तो बीच में होगी नहीं, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में इन्वेंट्री के पैसे भी होंगे, तो फेयर है कंपैरिजन। तो फेयर कंपैरिजन बनाने के लिए ओनली फॉर कंपैरिजन हमें इसकी कैरिंग अमाउंट के अंदर इन्वेंट्री को भी शामिल करना पड़ेगा। देखें, अगर फैक्ट्री सीजीयू है और वैल्यू इन यूज लोअर है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर है, तो ये रिकवरेबल है ना। और इस रिकवरेबल अमाउंट यानी फैक्ट्री खरीदें नहीं, फैक्ट्री बेचें तो कोई हमें इतने पैसे देने को तैयार है, चलो 400 मिलियन देने को तैयार है, और वो ये कह रहा है कि मैं ये तब 400 मिलियन दूंगा जब इन्वेंट्री समेत बेचोगे, मुझे चलती हुई फैक्ट्री चाहिए। तो अब इस 400 मिलियन के अंदर इन्वेंट्री का पैसा शामिल है ना, तो जब हम इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन फेयर ही तब होगा जब कैरिंग अमाउंट में भी इन्वेंट्री को शामिल करना पड़ेगा। अब IS36 लग नहीं रहा उस पे, लेकिन कैरिंग अमाउंट शामिल, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट शामिल करेंगे तो फेयर कंपैरिजन होगा। तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमें सीजीयू में कुछ ऐसे एसेट्स भी शामिल करने पड़ सकते हैं जो वैसे IS36 में नहीं आते, लेकिन सीजीयू का हिस्सा उनको मजबूरन बनाना पड़ेगा, वरना ये कंपेरेबल नहीं होगा। कोई है या बात ही समझ नहीं आ रही? अच्छा, फैक्ट्री के अंदर एसेट्स थे, बिल्डिंग 100 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी 250 मिलियन, फर्नीचर 60 मिलियन। कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 410। अब जब हमने इसको इससे कंपेयर किया, फैक्ट्री की वैल्यू इन यूज है 380 मिलियन, तो रिकवरेबल अमाउंट 400 है। जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इंपेयरमेंट लॉस नजर आ रहा है 10 का, लेकिन ये फेयर इसलिए नहीं है कि फैक्ट्री का जिससे हमने रेट लगवाया होगा, हो सकता है फैक्ट्री का रेट लगता ही एक चलती हुई फैक्ट्री के तौर पे हो, और जो भी रेट लगाता हो वो इसके अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री समेत रेट लगाता हो। तो इस 400 के अंदर फैक्ट्री में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पैसे शामिल हैं कि नहीं? तो हम इनके फ्यूचर बेनिफिट्स कह के 400 मिलियन अमाउंट ले रहे हैं, तो ये सही है क्या? इसके फ्यूचर बेनिफिट्स ये हैं, इसमें इन्वेंट्री वाले बेनिफिट्स भी शामिल हैं। तो 400 को 410 से कंपेयर करना फेयर नहीं है, हमें इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट भी यहां डालनी पड़ेगी, लेट्स से 15। अब ये सही कंपैरिजन है, तो ये सिर्फ इसलिए शामिल की गई है कि हमें सही इंपेयरमेंट लॉस पता चल सके। कितना इंपेयरमेंट लॉस आ गया? लेकिन चूंकि इस पे IS36 अप्लाई नहीं होता तो इस 25 को इन चारों में बांट देंगे, फिर बांटेंगे इन 3 में, क्योंकि इस पे IS36 अप्लाई नहीं होता। तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमें ऐसे एसेट्स को भी बीच में मिलाना पड़ सकता है जिनके मिलाए बगैर ये कंपैरिजन फेयर ना हो, मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री। इसी तरह से कोई लायबिलिटी भी हो सकती है। हो सकता है कि हमें जो फैक्ट्री का रेट दे रहा हो वो कह रहा हो कि चूंकि आप प्लांट लगा चुके और आपके सर पे एक जिम्मेदारी भी है इस प्लांट को उखाड़ने की, क्या नाम रखा हुआ उसका? प्रोविजन फॉर डिस्पेंसिंग, तो इसलिए हम आपको कम पैसे देंगे। यानी ये जो पैसे लगा रहा है ये इसके ऊपर जो जिम्मेदारी सर पे है उसको इनकॉर्पोरेट करके लगा रहा है, तो हमारा अब यहां इनका कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। उस कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए हमें साथ प्रोविजन को भी डालना पड़ेगा, लेट्स से 8। अच्छा, अब ये सीजीयू है, एसेट्स हैं, तो प्रोविजन कहां से आ गई? चूंकि ये इसी से कनेक्टेड है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल से कंपेयर करने के लिए हो सकता है कुछ फालतू चीजें भी शामिल करनी पड़ जाएं, जिनके शामिल करने के बगैर ये कंपैरिजन फेयर ना हो। एक बार जब लॉस कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर उस लॉस को बांटते हुए इनमें भी बांटेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि इस पे I36 लगता नहीं है तो इन पे लॉस नहीं बटेगा, लेकिन ये लॉस की कैलकुलेशन में कैरिंग अमाउंट्स में शामिल जरूर होंगे। ये पेज 6 के ऊपर पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, पेज 6 के एंड पे पॉइंट 4 पढ़ लें। और पॉइंट 3 भी, पॉइंट 3 पॉइंट 4 दोनों पढ़ लें।
जी 0.34। क्या हम इस तरह कर सकते हैं इन्वेंट्री को यहाँ ऐड करने के लिए फेयर वैल्यू से माइनस करें? देखिए मकसद तो कंपेयर करना है ना, जब इन पैसों में इन्वेंट्री के पैसे शामिल हैं तो पता नहीं वो कितने पैसे शामिल कर रहा है, वो तो कह रहे हैं शामिल के इतने पैसे हैं, तो उसमें से इन्वेंट्री के पैसे निकालने की बजाय मकसद तो कंपेयर करना है ना, तो कैरिंग अमाउंट में शामिल कर देते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ फैक्ट्री तो बहरहाल यही है, तो इसलिए कंपेयर करना है। बहरहाल इसमें से माइनस करके भी न्यूमेरिकली तो ठीक हो ही जाना था, लेकिन जब ये अमाउंट उसने लगाई ही ये अमाउंट है तो हम इसको चेंज करने की बजाय इसको एज इट इज ले लेते हैं और कंपैरिजन फेयर बनाने के लिए कैरिंग अमाउंट शामिल कर देते हैं। जी 3-4। जी रिक्वायर्ड क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 का रिवाइज कैरिंग अमाउंट, तो क्या क्या शामिल है? जी लैंड कितनी जी 900 और बिल्डिंग 1000 और प्लांट एंड मशीनरी, ये मैं आपको पॉइंट बताता हूं पहले। इस प्लांट एंड मशीनरी में से कुछ ऐसे थे, और प्लांट मशीनरी तो पूरी क्लास होगी ना, कुछ ऐसे थे जिनकी कैरिंग अमाउंट 120 थी और वो बुरी तरह से तबाह हो गए हैं और बिल्कुल फारे हो गए हैं, तो आप चाहे इसको इम्पेयरमेंट कह लें चाहे वैसे कह लें कि डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि IS 16 पीपीई को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर उससे फ्यूचर बेनिफिट्स की उम्मीद नहीं रह गई तो उसको डी रिकॉग्निशन कह लें, तो इस 120 को तो उड़ा देंगे। प्लांट मशीनरी कितनी है 120 को उड़ा दिया, बाकी रह गया 1380, और इसको इसलिए उड़ा दिया क्योंकि ये बिल्कुल फारे हो गया है तो उसको डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, बिल्कुल फारे हो गया। तो अब यहां पर बाकी प्लांट मशीनरी 1380 लाना पड़ेगा। कल वाली बात दोहरा रहा हूं और फिर उसको एक थोड़े से डिफरेंट अंदाज से फिर बोलता हूं। सीजीयू का हिस्सा जो जो एसेट्स हैं, अगर उनमें से किसी एक पे IS 36 लग सकता है या जो भी IS लगता है पहले वो पूरा लगाएंगे फिर सीजीयू में वो आएगा। जब सीजीयू की हम लोग पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो जरूरी है कि इसके अंदर जो एसेट्स हों पहले वो अपना अपना हिसाब भुगत के आए हों, तो इसका हिसाब इसने भुगत लिया, बाकी को हम यहां ले आए। कल वाले सवाल में जैसे सॉफ्टवेयर था उस पर अलग से हम लगा सकते थे, लगा के फिर सॉफ्टवेयर को यहां लाए थे। आगे क्या है इक्विपमेंट कितना 400, आगे गुडविल 100, आगे इन्वेंट्री। फिर जुमला बोल रहा हूं, सीजीयू में जो भी एसेट आएगा वो अपने अपने IS के मुताबिक पूरी तरह से फाइनल होके फिर यहां आएगा, तो पहले इस पे IS 2 तो लगा लें। कितना IS 2 के तहत इसका आंसर होना चाहिए 95, क्योंकि कॉस्ट और NRV में से लोअर, तो इन्वेंट्री यहां पर आनी चाहिए 95। पहले इंडिविजुअल एसेट अपने अपने IS से फाइनल होंगे तो कैरिंग अमाउंट बनेगी ना, तो ये हमने इनकी कैरिंग अमाउंट फाइनल निकाली। अब इस पे लगाएंगे IS 36, इसका टोटल देखिए क्या बना 38, और रिकवरेबल कितनी है तो कितना लॉस हो गया 675। अब इस 675 का सबसे पहला शिकार गुडविल, और ये बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि इसका IS 36 लगता नहीं है और बाकियों में से किसी की लिमिट ऑलरेडी पूरी हुई पड़ी हो। लैंड है ऑलरेडी पूरी हुई पड़ी है, इसको कुछ नहीं डाल सकते, और किसी की लिमिट बस कोई नहीं है। तो अब इस बाकी 575 को बिल्डिंग प्लांट और इक्विपमेंट में बांट देंगे, 1000 1380 और 400 2780, और बांटना है 575 को, तो बांटें
285 285 83। तो इन 3 सवालों से कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं? चले मगरे पढ़ लें। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट्स क्या आ गई? 900 793 95 317 95। अभी तक जो सीखा, सीजीयू के अंदर जितने भी एसेट्स शामिल हैं, पहले उन पे इंडिविजुअली उनका अपना आईएस लगेगा, फिर अगर उन पे इंडिविजुअली आईएस 36 लग सकता है तो पहले उन पे आईएस 36 लगेगा, उसके बाद सीजीयू की लिस्ट में वो आएंगे। आईएस 16 के मुताबिक कैरिंग अमाउंट निकलेगी ही तब जब डेप्शन चार्ज करेंगे। देखें, अगर ये काम हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? नहीं, ईयर एंड पे तो कर रहे हैं, सवाल में कब कर रहे हैं? 30 जून 2020 पे। 30 जून 2020 पे हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 30 जून 2020 की कैरिंग अमाउंट निकलेगी जब पहले 2020 की डेप्शन चार्ज करेंगे, तो अपना अपना आईएस इन पे लग जाएगा जो लगना था। आईएस 36 के लिए रिकवरेबल को किससे कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट निकलेगी तो कंपेयर करेंगे ना। तो जिस एसेट पे जो आईएस लगता है पहले वो आईएस लगेगा, कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर आईएस 36 के सामने आएंगे सारे एसेट्स। यहां तक जो 2-3 सवालों से सिखाया उनमें कोई सवाल? अच्छा, अब ऐसा करें, कुछ पेजेस और पलटें। तो आई कैप के क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन का है सेट 2। जब ये खत्म हो जाएगा, नीचे बेसमेंट कह रहा हूं बॉटम में ना पेज के, तो जो पेज नंबर चल रहे हैं वो 2.2 करके चल रहे होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो जो 2.3 आ जाएगा तो वो आई के पास पेपर है। पहुंचे? इनमें आखिरी सवाल होगा एक। जून 22 का आप कर दें जल्दी से सॉल्व करना है, सोल्यूशन ना देखें, सॉल्व करना है। जून 22, ये जो पास पेपर्स का पोर्शन बनाया है इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है जून 22 QL। आप अभी सॉल्व कर दीजिए, लिख के करना, जुबानी नहीं, लिख के करना।
7 नंबर का सवाल है, 70 नंबर का बना दिया आप लोगों ने। हाँ जी, डन के आपने सवाल नहीं किया लिख के देख के? चलें, बहुत यार, इतनी देर में हो जाना चाहिए था। सीजीयू के अंदर जितने एसेट्स हैं उन्होंने आपको खुद ही उनकी वैल्यू यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे दी। इसके वैल्यू यूज की कैलकुलेशन नहीं है और इनमें से किसी की लिमिट है, किसी की नहीं है। तो रिक्वायर्ड है कि कितना लॉस पी एंड एल में जाना है और रिक्वायर्ड है इम्पेयरमेंट के बाद की कैरिंग अमाउंट। जून 22। अच्छा, इसके बाद ना अभी रिसेंट टाइम में सवाल आया था इसका, उससे बीच में कोई नहीं है, यानी 22 के बाद अब 24 में था, लेकिन उसमें थोड़ी सी ना कंसोलिडेशन की मिक्सिंग है, वो भी नहीं करा सकता। तो आप समझिए ये आखिरी सवाल था, इसके बाद नहीं आया। बताएं क्या क्या है? बिल्डिंग है कितनी? 144। आगे इक्विपमेंट। अच्छा, ये जो ये बिल्डिंग मैंने, हमें जिन एसेट्स पे इंडिविजुअली IS 36 लगाने का डाटा दिया हुआ है, हम पहले उन पे IS 36 लगाएंगे, उसके बाद CGU में जाएंगे। तो बिल्डिंग का आपको पूरा IS 36 का डाटा दिया हुआ है। कैसे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है और वैल्यू यूज भी है। टेक्निकली बात बहुत बोंगी सी है, बिल्डिंग की वैल्यू यूज कैसे निकाल दी उसने, लेकिन चलो दे दी, सवाल है। तो वैल्यू यूज भी है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी है। तो रिकवरेबल क्या हो गई है जी? 140। तो हमें इस बिल्डिंग पे इंडिविजुअली पता है कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट है कितनी? 140। तो हम उस पे, अच्छा, सवाल में 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, इंपेयरमेंट लॉस P&L में कितना जाना है और रिवाइज कैरिंग अमाउंट। तो ये मैं दोनों को साथ साथ चला रहा हूं, टेबल भी चला रहा हूं, ये भी चला रहा हूं। बिल्डिंग पे चूंकि हम सेपरेटली लगा सकते हैं, तो पहले उस पे IS 36 लगेगा, फिर CGU के अंदर आएगा। और IS 36 के मुताबिक इस 144 कैरिंग अमाउंट की रिकवरेबल है 140, तो इस पे लॉस हो गया 4। तो अब यहां पर मैं लाऊंगा 140। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की IS 36 का डाटा है नहीं, तो ये CGU का हिस्सा ही बन के इसके हिस्से में लॉस डलेगा। कितनी कैरिंग अमाउंट जी? 96। मशीनरी कॉस्ट मॉडल, इसके ऊपर IS 36 पूरा लग सकता है? लग सकता है, इसके लिए डाटा है। तो इसकी रिकवरेबल कितनी? 207। तो इस पे अलग से लग सकता है 230 है माइनस 207, 23। तो यहां पर फिर हम मशीन लिखेंगे 207। आगे लाइसेंस, इस पे IS 36 नहीं लग सकता। कितना जी? 70। आगे गुडविल 66। आगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की कॉस्ट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यानी NRV ज्यादा है, तो बस ठीक है, 96 ही ठीक है। तो CGU में जो भी एसेट आएगा पहले उसमें अपना अपना IS लगेगा, उसके बाद पहले उस पे इंडिविजुअली IS 36 लगेगा, फिर वो CGU का हिस्सा बनेगा। अच्छा, इसमें ना कोई ये सोच सकता है, या रिकॉर्डिंग वाले हो सकते हैं पूछ रहे हो कि अगर हम, और खास तौर पे रिपीटर बच्चे, कि अगर हम वो अलग से ना करें और इसी में ही शामिल कर लें, तो फिर भी तो उनको इनके हिस्से का लॉस आ ही जाएगा। अगर मैं वहां ना लिखूं ना, यहां पर मैं 144 और 230 लिख दूं,
तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ जाएगी, लॉस ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं 230 लिखूंगा तो टोटल ज्यादा ही आएगा ना, तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा आएगी, और जब रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा ही आएगा, और वो जब इनको बटेगा तो इसके हिस्से में भी आएगा। लेकिन क्या पता इसके हिस्से में थोड़ा है, क्योंकि हो सकता है बाकियों की वजह से सीजीयू की रिकवरेबल ज्यादा आ रही हो। कुछ समझ नहीं आ रही। इन बाकियों की वजह से हो सकता है सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो और इनके हिस्से में लॉस थोड़ा है। तो जब इनको इंडिविजुअली IS36 लगाया जा सकता है तो फिर इसको लगाएंगे ना IS36। तो पहले IS36 इंडिविजुअल लगेगा, उसके बाद वो सीजीयू का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए आप यही प्रैक्टिस रखें कि जिसपे इंडिविजुअली लग सकता है उसको अलग ही चलाएं। आगे क्या है बस, तो क्या बन गई कैरिंग अमाउंट? 6 7 की 9 6 7 5 5 कैसे भाई? अच्छा ठीक है, वो ऊपर पीछे है। और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है पूरे सीजीयू की? 568 और इम्पेयरमेंट बन गया फिर 107। पहला शिकार गुडविल, और चूंकि हम उनको इंडिविजुअली IS36 में इम्पेयरमेंट कर चुके हुए हैं तो इनको मजीद हिस्सा नहीं डल सकता। उनको हम ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट तक ला चुके हुए हैं, तो जिस एसेट पे इंडिविजुअली IS36 लग सकता है पहले उस पे लगाएंगे, फिर सीजीयू शुरू होगा। तो अब पीछे रह कौन गया? इक्विपमेंट और लाइसेंस। तो इक्विपमेंट 96 और लाइसेंस 70 166, और लाइसेंस और इक्विपमेंट को लॉस कितना बटना रह गया है? 41 जी, 24 और 17, 24 और 17। तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस बिल्डिंग मशीन और बाकी सीजीयू का 107 हो गया। कितना? 13। अच्छा, दो बातें पूछी थी। एक तो पूछा था कि सब एसेट्स की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बताएं, तो वो बताएं। 140 72 207 53। एक ये रिक्वायरमेंट थी, और ये पूछा था कि टोटल इम्पेयरमेंट लॉस जो P&L में जाएगा, तो ये टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है, लेकिन इसमें से ये 4 बिल्डिंग से रिलेटेड है, और बिल्डिंग से रिलेटेड सरप्लस आ रहा है 12। तो चार्ज करते हुए सरप्लस में जो डेबिट जाएगा वो निकाल देते हैं। तो बाकी 130 है जो P&L को जाना है। जी बताएं, इसमें कुछ पूछना था? कोई एतराज? अगर 12 से ज्यादा आ रहा होता तो फिर हम यहां पर 12 लिखते और बाकी यहां था, क्योंकि सरप्लस में 12 तक की गुंजाइश है, तो 12 सरप्लस में जाता, बाकी P&L में। यानी अगर बिल्डिंग का ये इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा होता 14, तो हम सिर्फ 12 सरप्लस में ले जा सकते हैं, तो यहां से 12 माइनस होके बाकी, क्योंकि बिल्डिंग का 4 है ना, बस सरप्लस बिल्डिंग का है ना, तो बिल्डिंग का सरप्लस है तो फिर बिल्डिंग का ही इम्पेयरमेंट लॉस सरप्लस में जाना है, वो है ही 4। हाँ जी, और बताएं एतराज? कोई नहीं एतराज? सरप्लस का बैलेंस कितना आ रहा है? 12। किससे रिलेटेड है ये? बिल्डिंग से रिलेटेड है ना, तो बिल्डिंग का लॉस है ही 4, तो बिल्डिंग का ही लॉस सरप्लस में डेबिट होगा ना, बाकियों को तो है ही नहीं सरप्लस। अच्छा, पीछे सोल्यूशन मैंने तो खैर ICAP वाले डाला हुआ है, लेकिन मुझे वो इतना पसंद नहीं है। उसमें उन्होंने इनको भी इस टेबल के अंदर ही कवर किया हुआ, वो ठीक नहीं है बात। तो इसलिए जो जो अलग अलग IS36 लग सकता है उस पर अलग चलाएं, फिर CGU का नंबर आएगा।
ठीक है, मिटा दूं? कोई सवाल इसमें है? नहीं, अगर इस टेबल के अंदर लाते तो बिल्डिंग को यहाँ भी चार्ज नजर आई ना होता हमें, तो हमें चार्ज यहाँ भी नजर आ जाता। ठीक है, मिटा दूं? कोई सवाल? मेरे ख्याल में मैं ना वो मिस ही कर गया, मुझे लग रहा है मैं एक चीज़ मिस कर गया, वो लिफ्ट ही नहीं कराई, इक्विपमेंट को लिफ्ट नहीं कराई। दो के उसका फर्क नहीं आया सवाल पे, लेकिन मैं जिक्र करना भूल गया। इक्विपमेंट को जब लॉस बांटा तो इसको कितना गिरा दिया हमने? 72। अगर ये 62 गिराना होता तो हम ना गिरा पाते, क्योंकि इक्विपमेंट की लिमिट आ रही है 68। ये जो कि लिमिट के अंदर अंदर ही है, तो इसलिए ये सही है। नहीं नहीं, इंडिविजुअली नहीं है ये, ना ना ना। इक्विपमेंट की आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है, इस पे इंडिविजुअली नहीं लग सकता I36। इंडिविजुअली लगाने के लिए वैल्यू यूज जरूरी है। ये जो हमने बिल्डिंग और मशीनरी पे लगाया ना, वैल्यू यूज की वजह से लगाया है। हाँ, जब इसको ग्रुप में बांट रहे होंगे तो वो 68 लिमिट का काम जरूर देगा, वो मुझे भूल गया जिक्र करना, क्योंकि वो लिमिट हो ही नहीं रही थी एक्सपोज। लेकिन अगर इसके हिस्से में 24 नहीं 34 आ जाता तो हम इसको नहीं कर सकते थे 34 चार्ज। अच्छा चले, अगर 34 आ जाता फिर क्या करते? अगर 34 आ जाता तो क्या करते? 28 चार्ज करते, और बाकी 6 रही लाइसेंस गया तो वो बाकी 6 लाइसेंस को चला जाता। नहीं, 28 कैसे करते? 96 कैरिंग अमाउंट है। इसकी जमीन कितनी है इक्विपमेंट की? 68। हम इसको नीचे गिरा रहे होते, यहां तक इससे नीचे नहीं गिरा सकते थे। कितना गिराए नीचे? 28। तो 28 लॉस चार्ज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं अगर इसके में 24 नहीं 34 आ रहा होता तो फिर हम 28 चार्ज करते, जो बाकी 6 है वो इसी मासूम लाइसेंस को चार्ज कर देते, क्योंकि इसके अलावा बाकी सबकी लिमिट आ गई हुई थी। तो फिर वो एक और वर्किंग करके हम दोनों में बांट देते, जैसे कल किया था। बेस हम, हाँ देखें, अगर हम किसी एसेट पे इंडिविजुअली I36 लगा सकते हैं, यानी उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकते हैं, तो फिर पहले उस पे I36 लग जाएगा। अगर किसी की वैल्यू यूज दी होती, जैसे इसमें आपको बिल्डिंग और मशीनरी की दी हुई है, तो वैल्यू यूज दी हुई है तो इसका मतलब रिकवरेबल निकल सकती है, तो हम उस पे पहले इंडिविजुअली ये चार्ज कर लेते, उसके बाद बाकियों को यहां लाते, तो लिमिट में पीछे टेक्निकली हाँ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही बच जाता, वो जमीन होती, उससे नीचे नहीं गिरा सकते। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गहरा हो जाएगा ये सवाल। फिर भी और पूछ लें इसमें जो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सवाल डन, ओके। अच्छा, अब एक पैराग्राफ और पढ़ाता हूं, पेज 7 पे आए। पेज 7, और पेज 7 पे सबसे आखिर में एक पॉइंट लिखा हुआ है। पेज 7 पे सबसे आखिर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, टाइमिंग ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट में पॉइंट नंबर 1, ये पढ़ लें। अच्छा, ये बुक मैंने पहली क्लास में बताया था, दोबारा बता देता हूं। मैंने स्टैंडर्ड्स को पढ़ के अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके नोट्स बनाए हुए हैं। तो या तो आप स्टैंडर्ड्स को अभी साथ साथ पढ़ें, और पेपर में पढ़ने के लिए ले जाना चाहते हो तो फिर तो आपने स्टैंडर्ड अच्छी तरह पहले पढ़ लिए, पेपर में जरूरत हो तो रेफर कर दिए। लेकिन अगर आपने अभी स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने तो पेपर में भी किसी काम के नहीं है। तो ये सारा कुछ याद तो करना पड़ेगा। IAS याद ही करने पड़ते हैं, रट्टा नहीं, लेकिन रूल्स तो याद करने पड़ते हैं ना। तो अगर कोई चीज़ आपको समझा रहा होता हूँ और वो कहता हूँ पढ़ लें, तो उसके ऊपर कुछ उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में लिखना हो तो लिख लिया करें उसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये पेज 7 के सबसे आखिर में जो पॉइंट लिखा है वो है जो मैं यहाँ बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेज 7 का सबसे आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। हाँ जी,
इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले गुडविल नहीं कहना चाह रहा ना यार। पेज 7 पे आखिरी पॉइंट, अगर कोई इंडिविजुअल एसेट उस ग्रुप के अंदर जो मौजूद है, इंडिकेशन है कि उस एसेट में इंपेयरमेंट हो सकती है, तो पहले उस एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट करें, लॉस रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद सीजीयू की तरफ आए। ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक ना कैफ का सवाल है और लिख के करेंगे तो देर ज़्यादा लग जाएगी, मैं उतनी देर लगाना नहीं चाह रहा। तो आप ऐसा करें, सवाल पढ़ के ना उसका सोल्यूशन देख लें, बस फिर कर लेता हूँ डिस्कस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6, ये कैफ में आया था किसी दौर में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, बीडी लिमिटेड के नाम से। मैं इसमें जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आप सोल्यूशन देख लें, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। सवाल पढ़ें और सोल्यूशन देख लें बस। सवाल पढ़ के पहले दिल में सोल्यूशन सोचें कि क्या करते, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लें।
अच्छा, इसमें ना एक चीज आपको बतानी थी, जब हम वाकई देखा है, जब हम इन दोनों फैक्ट्रीज को कंबाइन कर रहे हैं तो अच्छा, कंबाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों एक सीजीयू हैं। एक तो पहले पैराग्राफ से पता चल रहा है, दूसरा पॉइंट नंबर 4 कैश फ्लोज हैं ही कंबाइन, तो ये दोनों एक सीजीयू हैं। अच्छा, जब दोनों एक सीजीयू हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं बिल्डिंग प्लांट वगैरह, तो वो एक बिल्डिंग और एक प्लांट और एक कुर्सी और एक मेज और एक गाड़ी होती है, क्लास होती है ना। तो इसलिए दोनों फैक्ट्रीज की बिल्डिंग को, दोनों फैक्ट्रीज के प्लांट को, दोनों इक्विपमेंट को मिला दिया। तो जब कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट की, तो बिल्डिंग बिल्डिंग प्लांट प्लांट सब मिला दिया। अच्छा, एक पॉइंट पढ़ाता हूँ, फिर इस सवाल पे वापस आता हूँ। आप आइए पेज 8 पे, चैप्टर में पेज 8। पेज 8 पहुंचे? पेज 8 के एंड पे इंपेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू है। ये पॉइंट 1 2 3 4 ये सारे पढ़ लें। ये है मैं आपको जो 4 सवालों से सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये चारों पॉइंट्स पढ़ लें, फिर एक पॉइंट इसमें गौर कराता हूं। पेज 8 और पेज 9 के शुरू में फिर जी। हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, एक वर्ड पे गौर करिएगा, पेज 9 के शुरू में पॉइंट नंबर 3। पेज 9 के शुरू में पॉइंट नंबर 3, ये वो लिमिट है, ये जमीन है जिसे नीचे नहीं जाना। अब इसमें एक वर्ड पे गौर करें, है बहुत छोटा सा वर्ड, इन एलोकेटिंग इम्पेयरमेंट लॉस एज अबव एन एंटिटी शैल नॉट रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट नहीं, ऑफ एन एसेट, एक एसेट की बात हो रही है। यानी ये जो लिमिट है ये हर इंडिविजुअल एसेट पे लगनी है। प्लांट एक क्लास है, बिल्डिंग एक क्लास है, उनमें से 10 बिल्डिंग है अगर, तो ये एक बिल्डिंग की बात हो रही है, यानी ये एक एसेट के ऊपर लगनी है। अभी आपको शायद ये बात मेरे इतना जोर देना नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं आपको जब कॉर्पोरेट एसेट्स पढ़ा के आज और फिर सवाल करूंगा, फिर शायद बात वजन बनेगा। ये जो IAS 36 में, मैंने IAS ही छापा हुआ है, खुद से नहीं लिखा IAS है, ये जो लिमिट है ना, ये एक एसेट के लिए। इसलिए आए क्वेश्चन पे वापस, जिसमें बात कर रहा था, जब हम लॉस कैलकुलेट कर रहे थे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू निकालते हुए बिल्डिंग बिल्डिंग प्लांट प्लांट सब मिला दिया ना, दोनों को मिला के कंबाइन कर दिया। लेकिन जब लिमिट लगाने लगे तो वो ए और बी पे अलग अलग लगाई है, क्योंकि ये जो लिमिट है ये ऑफ एन एसेट है, ये हर इंडिविजुअल एसेट पे लगनी है, क्लास ऑफ एसेट पे नहीं लगनी। तो ये लिमिट हर इंडिविजुअल एसेट पे लगेगी। जैसे अगर 10 बिल्डिंग्स हैं और उनमें से एक बिल्डिंग की लिमिट लग गई तो बाकी 9 पे भी रुक जाएंगे? नहीं, बाकी 9 पे नहीं रुकेंगे, उस एक बिल्डिंग पे लिमिट की वजह से उस एक बिल्डिंग का लॉस रुक जाएगा, बाकी 9 बिल्डिंग्स पे होगा चार्ज। तो ये जो लिमिट है ये फॉर एन एसेट है। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में और बताएं, आपको कुछ पूछना है? मैंने आपको बस प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 इतना ही बताना था, आपने इस पे कुछ पूछना है तो पूछें। आप ये कह रही है कि इनको अलग अलग क्यों नहीं कहा? अलग अलग इसलिए नहीं कहा, एक तो सवाल में ही हिंट मौजूद है कि आपको कैश फ्लोस अलग अलग नहीं दिए हमें, कैश फ्लोस कंबाइंड ही दिए हमें। दूसरा, पहले पैराग्राफ के अंदर जो कहानी लिखी हुई है, सिंगल प्रोडक्ट जिसमें फैक्ट्री ए में बनते हैं कुछ, फिर वो फैक्ट्री बी में जाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट बनता है जो बिकता है। कहीं पर कोई ऐसा हिंट नहीं है कि फैक्ट्री ए के प्रोडक्ट की अपनी कोई सेपरेट मार्केट है। कहानी यह है कि एक प्रोडक्ट है जो दो फैक्ट्रीज में मिलकर तैयार होता है, तो इसलिए दोनों मिला के एक सीजीयू है। इस क्वेश्चन में आपने कुछ पूछना है तो पूछें जी। एक मिनट जी, बताएं। सवाल पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप सवाल की बात कर रहे हैं, दोबारा बोलें, कौन सा पॉइंट पढ़ूं? हाँ, नहीं, गुडविल इनमें नहीं बांट सके ये जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं, ये अभी ऑनवर्ड डिस्कशन जो चलने लगी है उसमें ये बात एक्सप्लेन हो जाएगी। गुडविल का नाम बांट सकना ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन सबको मिला के एक सीजीयू कह देनी। किसको?
ये लॉस को बांटना दिखाया हुआ बस। देखें, जहां मैंने रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट का टेबल बनाना शुरू किया, उसमें प्लांट ए, बिल्डिंग बी, इक्विपमेंट बी, इनको लॉस बिल्कुल चार्ज नहीं किया। इसकी वजह वर्किंग वन के शुरू में ही बताई हुई है कि इनकी चूंकि ऑलरेडी लिमिट तक पहुंची हुई है, तो इसको हम कुछ भी लॉस चार्ज नहीं कर सकते, तो इनको लॉस चार्ज नहीं हुआ। जो इसके अलावा बाकी रह गए हैं उनको लॉस बंट गया। यानी ये जो मैं अभी तक सवालों में वो वर्किंग वन बना रहा था, तो ये वर्किंग वन पेज 13 के शुरू में बनी हुई है कि गुडविल के अलावा बाकी सारा इन बाकियों में बंट गया। सबसे पहले 100 गुडविल को चार्ज हुआ 236 में से, पीछे रह गया 136। वो 136 इस प्लांट ए, बिल्डिंग बी और इक्विपमेंट बी छोड़ के बाकियों में बंट गया। जी क्वेश्चन 6 ओके। अच्छा, अब कॉर्पोरेट एसेट्स पे आते हैं और ऑनलाइन वालों के लिए मैं इस 7 को बस यहीं रोक देता हूँ। ठीक है, 7 यहीं।